विद्यार्थियों, जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं, आज का टॉपिक है व्यवसाय का अर्थ, आधार एवं विशेषताएं। इसके पहले व्यवसाय का अर्थ के बारे में जानकारी दे दी गई है, अर्थात इसके पहले जो वीडियो बना है उसमें व्यवसाय का अर्थ के बारे में जानकारी दे दी गई है। आज व्यवसाय का आधार एवं विशेषताएं, इन्हीं के बारे में जानकारी दी जा रही है, तो आप ध्यान देंगे। जैसा कि हम सब जानते हैं, व्यवसाय शब्द का अर्थ है व्यस्तता से लगाया जाता है। व्यस्तता अर्थात व्यस्त रहने की अवस्था, व्यस्त रहने की अवस्था से लगाया जाता है। तो इस प्रकार देखा जाए तो व्यवसाय शब्द का अर्थ है व्यस्तता से लगाया जाता है, अर्थात व्यस्त रहने की अवस्था से लगाया जाता है। अर्थात मनुष्य किसी न किसी कार्य को करता है, उस कार्य में व्यस्त रहता है। तो व्यवसाय शब्द का अर्थ है व्यस्तता अर्थात व्यस्त रहने की अवस्था से लगाया जाता है। अब इसी में आगे जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो यह है कि कुछ विद्वानों ने व्यवसाय के संदर्भ में यह कहा है कि व्यवसाय से तात्पर्य उन सभी मानवीय क्रियाओं से है जो धनोपार्जन के लिए की जाती हैं। कुछ विद्वान, ध्यान देंगे, कुछ विद्वानों ने यह कहा है कि व्यवसाय से तात्पर्य उन सभी मानवीय क्रियाओं से है जो धनोपार्जन के लिए की जाती है, यानी धन कमाने के लिए, धन प्राप्ति के लिए की जाती है, उन्हें व्यवसाय कहते हैं। तो इस प्रकार से देखा जाए तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिन्हें समझना है आप लोगों को, ध्यान देंगे। जैसे मान लीजिए कुछ विद्वानों के हिसाब से देखा जाए, जैसा कि बताया गया कि मानव के द्वारा की जाने वाली समस्त क्रियाएं जो धनोपार्जन के लिए होती हैं व्यवसाय कहलाती हैं। तो इस दृष्टिकोण से देखा जाए तो कोई व्यक्ति यदि चोरी करता है तो वह भी धन प्राप्ति के उद्देश्य से करता है, लाभ प्राप्ति के उद्देश्य से करता है। तो क्या हम इस क्रिया को व्यवसाय कहेंगे? जी नहीं, इस क्रिया को हम व्यवसाय नहीं कहेंगे। इसी प्रकार दूसरी तरफ देखा जाए तो कोई व्यक्ति अगर किसी वस्तु को अपने स्वयं के उपयोग के लिए खरीदता है, लेकिन जब उसे उस वस्तु की आवश्यकता नहीं रह जाती है तो उस वस्तु को बेचकर धन प्राप्ति कर लेता है। तो क्या वो किसी एक दिन अपनी वस्तु को बेच देता है तो क्या हम इस क्रिया को व्यवसाय कहेंगे? तो इसका उत्तर है बिल्कुल नहीं, क्योंकि किसी व्यक्ति ने अपने वस्तु को किसी दिन बेचा है, वह निरंतर वस्तु का क्रय विक्रय नहीं करता है। इस प्रकार से देखा जाए तो मानव के द्वारा की जाने वाली समस्त क्रियाओं को हम व्यवसाय नहीं कर सकते, क्योंकि यदि इस प्रकार से देखा जाए तो जैसा कि अभी मैंने बताया कि कोई व्यक्ति यदि चोरी करता है तो अभी लाभ कमाने के उद्देश्य से, लाभ प्राप्ति के उद्देश्य से करता है, धन प्राप्ति के उद्देश्य से करता है। तो क्या हम उसे व्यवसाय कहेंगे? बिल्कुल नहीं कहेंगे। इसी प्रकार से जैसा कि मैंने बताया कि कोई व्यक्ति किसी एक दिन किसी वस्तु को बेचकर धन प्राप्ति कर लेता है तो क्या हम इस क्रिया को व्यवसाय कहेंगे? बिल्कुल नहीं। अर्थात व्यवसाय के अंतर्गत उन सभी मानवीय क्रियाओं को सम्मिलित किया जाता है जो किसी वस्तु एवं सेवा के उत्पादन से लेकर उन्हें अंतिम उपभोक्ताओं तक पहुंचाने के लिए की जाती है। यानी हम कह सकते हैं कि विस्तृत अर्थ में व्यवसाय उन सभी क्रियाओं का योग है जो वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन से लेकर अंतिम उपभोक्ता तक पहुंचाने के लिए की जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार से देखा जाए तो मानव द्वारा की जाने वाली कौन सी क्रिया व्यवसाय कहलाती है, इसके लिए व्यवसाय के जो लक्षण हैं, विशेषताएं या प्रकृति हैं, इनके बारे में जानना बेहद जरूरी है। अर्थात मानव के द्वारा की जाने वाली समस्त क्रियाएं व्यवसाय नहीं कहलाएं, व्यवसाय की श्रेणी में नहीं आएंगे। तो कौन सी क्रिया है, यानी मानव के द्वारा की जाने वाली कौन कौन सी क्रियाएं ऐसी हैं कि उन्हें हम व्यवसाय में सम्मिलित करते हैं। यानी व्यवसायिक क्रियाओं के लिए कुछ पॉइंट्स यहाँ पर विशेषता के तौर पे जो व्यवसाय के संदर्भ में बताई गई है, इनका होना बहुत जरूरी है। यानी मानव के द्वारा जो क्रियाएं की जा रही हैं
उनमें इन बिंदुओं का होना बहुत ही जरूरी है, तभी जाकर के मानव द्वारा की जाने वाली क्रियाएं व्यावसायिक क्रियाएं कहलाएंगी, अन्यथा नहीं। तो इस हिसाब से देखा जाए तो मानव के द्वारा किसी न किसी प्रकार से वस्तुओं की खरीदारी अपने स्वयं के उपभोग के लिए की जाती हैं, अपनी आवश्यकता की संतुष्टि के लिए की जाती हैं। तो कहीं न कहीं हम सभी लोग यानी सभी व्यक्ति विशेष किसी न किसी प्रकार से व्यवसाय से जुड़े हुए हैं। आए दिन खरीदारी करते हैं, विभिन्न वस्तुओं की खरीदारी करते हैं, लेकिन जिन वस्तुओं की खरीदारी करते हैं उन्हें स्वयं के उपभोग के लिए करते हैं, अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए करते हैं, लेकिन उन वस्तुओं का विक्रय किसी न किसी के द्वारा किया जाता है। यानी कह सकते हैं कि क्रेता और विक्रेता के रूप में देखा जाए तो कहीं न कहीं हम सभी लोग व्यवसाय से किसी न किसी रूप में जुड़े हुए हैं। तो इस प्रकार से देखा जाए तो मानव के द्वारा की जाने वाली वे समस्त क्रियाएं जो वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन से लेकर उनके अंतिम उपभोक्ता तक पहुंचाने के लिए की जाती हैं, उन्हें व्यवसाय कहा जाता है। यानी व्यवसाय में इन क्रियाओं को सम्मिलित किया जाता है। ठीक है। तो अब सबसे जो महत्वपूर्ण बात है वो यह है कि मानव के द्वारा जिस किसी क्रिया को किया जाता है वास्तव में वो व्यवसायिक क्रिया है या नहीं, यह जानने के लिए व्यवसाय के लक्षण, विशेषताएं और प्रकृति को जानना बेहद जरूरी है। अर्थात जिस किसी क्रिया में इस प्रकार के जो बिंदु हैं पूरा मतलब किसी मैंने मानव के द्वारा जो क्रिया की जाती है उन क्रियाओं में इस प्रकार के लक्षण हैं, विशेषताएं हैं, इनमें से कोई विशेषता है तो निश्चित तौर पे हम कह सकते हैं कि वह व्यवसायिक क्रिया है। अब ध्यान रखें, व्यवसाय के लक्षण, विशेषताएं, प्रकृति में पहला जो पॉइंट है आर्थिक क्रिया। अब इसके बारे में जानेंगे। वास्तव में व्यवसाय के अंतर्गत आर्थिक क्रियाओं को सम्मिलित किया जाता है, अनार्थिक क्रियाओं को नहीं। जैसा कि इसके पहले बताया गया है कि मानवीय क्रियाएं मुख्य रूप से दो प्रकार की होती हैं, आर्थिक क्रियाएं और अनार्थिक क्रियाएं। तो व्यवसाय में केवल आर्थिक क्रियाओं को ही सम्मिलित किया जाता है। एक बार मैं पुनः दोनों के बारे में बताना चाहूँगा कि आर्थिक क्रिया किसे कहते हैं। तो इसका उत्तर है कि मानव के द्वारा की जाने वाली वे समस्त क्रियाएं जो धनोपार्जन के उद्देश्य से की जाती हैं आर्थिक क्रियाएं कहलाती हैं। जैसे वस्तुओं का क्रय विक्रय किया जाना और बदले में धन की प्राप्ति होना। इसी प्रकार से हम किसी कार्य को करते हैं और बदले में धन की प्राप्ति करते हैं। जैसे कोई नौकरी करता है और बदले में उसे वेतन मिलता है, वह भी आर्थिक क्रिया की श्रेणी में आता है। यानी किसी न किसी प्रकार से देखा जाए तो मानव के द्वारा जो क्रियाएं की जा रही हैं और उन क्रियाओं के बदले में यदि धन की प्राप्ति हो रही है तो उन्हें हम आर्थिक क्रिया कहते हैं। यानी इस प्रकार क्रियाएं आर्थिक क्रिया कहलाती हैं। तो व्यवसाय के लक्षण, विशेषताएं, प्रकृति में जो पहली विशेषता है आर्थिक क्रिया, यह ध्यान देने वाली बात है कि व्यवसाय में केवल आर्थिक क्रियाओं को सम्मिलित किया जाता है, अनार्थिक क्रियाओं को नहीं। अब मैं बता दूं कि अनार्थिक क्रिया किसे कहते हैं। मानव द्वारा की जाने वाली वे समस्त क्रियाएं जिनका उद्देश्य धनोपार्जन नहीं बल्कि सेवा भाव होता है, उन्हें अनार्थिक क्रिया कहते हैं। जैसे परोपकार, सेवा भाव, सामाजिक सेवा का कार्य, और हम कह सकते हैं किसी की सहायता करते हैं, बदले में धन की प्राप्ति नहीं होती है। तो इस प्रकार के जो भी मतलब समाज सेवा के कार्य हैं, देश सेवा के कार्य हैं, बदले में धन की जो हमें प्राप्ति नहीं होती है, तो इस प्रकार के जो भी कार्य हैं अनार्थिक क्रियाओं की श्रेणी में आते हैं। तो अनार्थिक क्रियाओं को व्यवसाय के अंतर्गत सम्मिलित नहीं किया जाता है। व्यवसाय में केवल आर्थिक क्रियाओं को ही सम्मिलित किया जाता है। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि समस्त व्यवसायिक क्रियाएं, ध्यान दीजिएगा, समस्त व्यवसायिक क्रियाएं आर्थिक क्रिया हो सकती हैं, लेकिन समस्त आर्थिक क्रियाएं व्यवसायिक क्रिया हो यह जरूरी नहीं है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि आर्थिक क्रिया के जो हम प्रकार इसके पहले बताए हैं उसमें देखा जाए तो व्यवसाय, रोजगार और पेशा आते हैं। देखिए,
व्यवसाय, रोजगार और पेशा। इसमें देखा जाए तो व्यवसाय पहले नंबर पर है और हम लोग व्यवसाय के लक्षण, विशेषताएं एवं प्रकृति के बारे में पढ़ रहे हैं। तो व्यवसाय की विशेषताओं में पहली विशेषता है आर्थिक क्रिया, यानी आर्थिक क्रिया में व्यवसाय भी सम्मिलित है, यानी व्यवसाय के साथ साथ रोजगार भी है, पेशा भी है। तो रोजगार और पेशा जो है व्यवसाय से क्या है, अलग है, जबकि रोजगार और पेशा भी आर्थिक क्रिया है, लेकिन वो क्या है, व्यवसाय से अलग है। तो इसीलिए हमने कहा कि समस्त व्यवसायिक क्रियाएं आर्थिक क्रिया होती हैं, लेकिन समस्त आर्थिक क्रियाएं व्यवसायिक क्रियाएं नहीं होती हैं। इस बात को ध्यान में रखेंगे। तो ठीक है, व्यवसाय के लक्षण, विशेषताएं और प्रकृति में पहली विशेषता हुई आर्थिक क्रिया, यानी व्यवसाय के अंदर केवल आर्थिक क्रियाओं को ही समझ लिया जाता है, अनार्थिक क्रियाओं को नहीं। अब दूसरा बिंदु है वस्तुओं और सेवाओं का लेन देन। देखिए, व्यवसाय में क्या है कि वस्तुओं का लेन देन होता है, लेन देन आदान प्रदान होता है, यानी हम किसी वस्तु को खरीदते हैं तो उस वस्तु के बदले में हम उसकी कीमत, उसकी वैल्यू हम विक्रेता व्यापारी को देते हैं। तो वास्तव में वह धातु मुद्रा, पत्र मुद्रा के रूप में होती है, जिसकी कीमत होती है। तो वस्तुओं और सेवाओं का लेन देन। अब देखिए, व्यवसाय के अंतर्गत कोई एजेंट अपनी सेवाएं दे रहा है तो बदले में उसे धन की प्राप्ति होती है, ठीक है। और निश्चित रूप में जो प्रतिनिधि अपने नियोक्ता के लिए कार्य कर रहा होता है उसे वेतन या मजदूरी प्राप्त होता है, लेकिन व्यवसाय दृष्टिकोण से देखा जाए तो वह व्यवसाय के संदर्भ में, यानी जो नियोक्ता है उसके लिए कार्य कर रहा है। जैसे कि बताया गया ना कि विस्तृत अर्थ में व्यवसाय उन सभी क्रियाओं का योग है जो वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन से लेकर उन्हें अंतिम उपभोक्ताओं तक पहुंचाने के लिए की जाती है। तो इसमें सेवाओं से तात्पर्य उन सभी क्रियाओं से है जो वास्तव में किसी वस्तु को उसके उत्पादन स्थान से अंतिम उपभोक्ता तक पहुंचाने के लिए की जाती है। तो इसमें अगर देखा जाए तो परिवहन, संदेश वाहन, बैंकिंग, बीमा इत्यादि आती हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि वस्तुओं और सेवाओं का लेन देन व्यवसाय के अंतर्गत शामिल होता है, यानी व्यवसाय की विशेषताओं में यह भी एक विशेषता है कि इसमें वस्तुओं और सेवाओं का लेन देन होता है, आदान प्रदान होता है। अब तीसरा जो बिंदु है व्यवहारों में निरंतरता। व्यवहारों में निरंतरता का मतलब यह है कि यदि कोई एक व्यक्ति किसी वाहन की खरीदारी करता है और बाद में उस वाहन को बेच देता है तो निश्चित रूप में वह किसी एक दिन विक्रय का कार्य कर रहा है, यानी अपने वाहन को बेचकर धन की प्राप्ति कर लेता है। यह क्रिया वह निरंतर यदि नहीं करता है तो इसे हम व्यवसाय नहीं कहेंगे। तो व्यवसाय के लक्षण विशेषताओं में प्रकृति में व्यवहारों में निरंतर। तीसरा बिंदु ये बताता है कि क्रय विक्रय जो होना है यह निरंतर होना चाहिए, ये लगातार होना चाहिए, यह किसी एक समय विशेष में होकर समाप्त नहीं होना चाहिए। यानी किसी एक दिन कोई वस्तु खरीदता और बेच देता है और लाभ की प्राप्ति भी कर लेता है तो उसे हम व्यवसाय नहीं कहेंगे, बल्कि व्यवसाय की ये विशेषता है कि क्रय विक्रय का जो काम है वो निरंतर होते रहना चाहिए, लगातार होते रहना चाहिए। तो व्यवहारों में निरंतरता। चलिए, ये तीसरा बिंदु है। अब चौथा बिंदु देख लेते हैं। चौथा बिंदु है लाभ का उद्देश्य। तो वास्तव में व्यवसाय के अंतर्गत लाभ को भी रखा जाता है, यानी व्यवसायिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो व्यवसाय के अंतर्गत जो भी क्रियाकलाप होते हैं वह लाभ कमाने के उद्देश्य से ही होते हैं। क्रय विक्रय अर्थात कि विक्रेता व्यापारी जिस किसी वस्तु का विक्रय करता है बदले में लाभ की प्राप्ति की चेष्टा रखता है, जबकि देखा जाए तो हमेशा लाभ हो ऐसा संभव नहीं है। कभी कभी हानि का भी सामना करना पड़ सकता है। किसी
किसी व्यापारी को किस समय विशेष में हानि का भी सामना करना पड़ जाता है। तो इसका मतलब यह नहीं हुआ कि वह व्यवसाय नहीं करेगा या लाभ नहीं कमाएगा। कहने का मतलब यह है कि लाभ का उद्देश्य होना चाहिए। भविष्य में क्या होगा या कोई नहीं जानता, लेकिन उद्देश्य क्या होना चाहिए? लाभ कमाने का होना चाहिए। तो लाभ कमाने का उद्देश्य लेकर यदि वस्तुओं का क्रय विक्रय निरंतर लगातार हो रहा है तो इसे हम व्यवसाय की श्रेणी में रखते हैं। यानी जो भी व्यापारी हैं उनके द्वारा क्रय विक्रय का जो भी कार्य किया जाता है वह लाभ कमाने के उद्देश्य से ही किया जाता है। यह व्यवसाय के लक्षण विशेषता प्रकृति में तीसरा बिंदु आता है, यानी लाभ कमाने का उद्देश्य इसमें निहित होता है। ठीक है। अब इसके बाद पांचवा बिंदु कहते हैं उपयोगिता का सृजन। तो व्यवसाय की विशेषता है कि इसके अंदर उपयोगिता का सृजन होना चाहिए। तो उपयोगिता का क्या मतलब? देखिए, हम पहले उपयोगिता का जो सृजन है इसके बारे में बता देते हैं। देखिए, उपयोगिता की अगर बात की जाए तो उपयोगिता कई प्रकार की होती है, जैसे स्थान उपयोगिता, समय उपयोगिता और समय के साथ साथ अन्य उपयोगिता भी है। तो अब मैं बता रहा हूँ स्थान उपयोगिता के बारे में। जैसे हम सभी जानते हैं कि किसी ग्रामीण अंचल में रहने वाला ग्वाला जो मतलब दूध बेचने का कार्य करता है, अगर वह अपने ग्रामीण अंचल में दूध बेचता है तो कल्पना कीजिए कि अगर वह ग्रामीण अंचल में दूध बेचता है तो 35 रुपये पर लीटर के हिसाब से बेच रहा है। वही दूध अगर अपने ग्रामीण अंचल से दूर जाकर शहर में बेचता है तो 35 के बजाय उसे 45 रुपये प्रति लीटर बेचने का अवसर प्राप्त होता है। यानी स्थान बदलने से उसके द्वारा बेची जाने वाली जो वस्तु है, पदार्थ है, उस पदार्थ की उपयोगिता बढ़ गई, यानी उसकी कीमत बढ़ गई। तो ये इसको कहते हैं स्थान उपयोगिता। ठीक है। तो उपयोगिता का सृजन करना व्यवसाय का एक लक्षण होता है, एक विशेषता होती है, यानी इसमें उपयोगिता का सृजन होना चाहिए। ठीक है। अभी जैसा कि मैंने बताया स्थान उपयोगिता। दूसरा समय उपयोगिता। किसी समय विशेष में ऐसा होता है कि हम किसी वस्तु की खरीदारी करते हैं, बाद में उस वस्तु को बेचने पर हमें अधिक धन की प्राप्ति होती है। यानी किसी समय विशेष में उस वस्तु को अपने पास हम स्टोर करके रखते हैं और बाद में बेचते हैं तो निश्चित रूप में अधिक धन की प्राप्ति होती है, लाभ हमें अधिक मिलता है। तो यह होता है समय उपयोगिता। कभी कभार ऐसा होता है ना कि बाजार में किसी वस्तु की मांग बढ़ जाती है। जब मांग बढ़ जाती है तो वास्तव में उस वस्तु की जो सामान्य कीमत है उससे अधिक कीमत पर आप उस वस्तु को बेचते हैं, तभी उस वस्तु का विक्रय हो जाता है। जैसे कि हम मौसमी सीजन में देखते हैं या ऐसे त्योहारों के सीजन में भी देखते हैं कि वस्तुओं की जो खरीदारी है वो अधिक मात्रा में होती है। तो इस प्रकार से मौसमी जो वस्तुएं हैं उनको उस मौसम मतलब उस समय विशेष में यदि हम बेचते हैं तो जाहिर सी बात है कि हम अगर पहले से उसको अपने पास रखे हुए हैं तो समय आने पर उसे हम अधिक कीमत पर बेचकर अधिक लाभ कमाते हैं। तो यह होता है समय उपयोगिता। ठीक है। और इसी में एक और है स्वरूप उपयोगिता। स्वरूप नहीं बल्कि रूप उपयोगिता। तो रूप का मतलब यह है कि फर्नीचर की बात कर लेते हैं। आज के डेट में तो प्लास्टिक या लोहे का भी फर्नीचर बाजार में मौजूद है, लेकिन हम एग्जाम्पल देने के लिए बताना चाहेंगे कि लकड़ी का जो फर्नीचर सामान्यतः हम सब लोग उपयोग में लाते हैं। तो कल्पना कीजिए कि जो लकड़ी का फर्नीचर हम लोग उपयोग में लाते हैं वह ज्यों का त्यों उस अवस्था में हमें प्राप्त नहीं होती है, बल्कि यदि देखा जाए तो वह एक लकड़ी पहले एक वृक्ष के रूप में होता है। वृक्ष जब सूख जाता है, उसकी कटाई होती है, तो वास्तव में उस लकड़ी का जो स्वरूप है बदल जाता है। अर्थात एक सूखी लकड़ी की जो कीमत है उस कीमत से अधिक कीमत उसके स्वरूप को बदल देने से प्राप्त होती है। तो इसको हम बोलते हैं रूप उपयोगिता। अर्थात लकड़ी को हम बेचते हैं और जो कीमत प्राप्त होती है तो वही कीमत हमें उस लकड़ी को फर्नीचर बनाकर बेचने में प्राप्त नहीं होगी, बल्कि उससे अधिक कीमत हमें प्राप्त होगी। तो इस प्रकार से जो बढ़ई का काम करते हैं
एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं बता रहा हूँ कि वो क्या करते हैं कि सूखी लकड़ियों का क्रय करते हैं, मतलब जैसे जो वृक्ष सूख गए हैं उनकी खरीदारी करते हैं और खरीदारी करके ला करके अपने यहाँ उनके स्वरूप में परिवर्तन कर देते हैं और इस प्रकार से अधिकाधिक लाभ कमाते हैं। तो यह हो गया रूप उपयोगिता। तो कहने का मतलब यह है कि उपयोगिता का सीजन के अंतर्गत जैसा कि मैंने बताया, स्थान उपयोगिता, समय उपयोगिता, रूप उपयोगिता इत्यादि इस प्रकार की जो बातें हैं इसमें समाहित होती हैं, जो कि व्यवसाय के लक्षण और विशेषताएं प्रकृति में आती हैं। यानी मानव द्वारा जो क्रियाएं की जा रही हैं उसमें उपयोगिता का सृजन होना चाहिए। यदि ऐसा है तो वह व्यवसाय की श्रेणी में आता है। नेक्स्ट नंबर 6, छठवां पॉइंट देख लेते हैं, व्यापक क्षेत्र। जैसा कि हम सभी जानते हैं व्यवसायिक स्वरूप की बात की जाए तो एकाकी व्यापार, साझेदारी और उसके बाद से कंपनी। तो वास्तव में यदि कोई व्यक्ति कम पूंजी से व्यापार शुरू करना चाह रहा है तो निश्चित तौर पे वह अकेले यानी कम पूंजी से अपना व्यापार शुरू करेगा और उस व्यापार का मालिकाना हक वो स्वयं अपने पास रखता है। तो इस प्रकार के व्यापार को हम एकाकी व्यापार करते हैं, अर्थात कम पूंजी से एक व्यक्ति अपना स्वयं का कोई बिजनेस शुरू कर रहा है तो ये जो व्यवसायिक स्वरूप बनता है यह एकाकी व्यापार जिसे कहते हैं। अर्थात इस प्रकार के व्यवसाय का जो मालिक होता है वो एक व्यक्ति होता है, उसमें जो भी लाभ होता है वह उसी को प्राप्त होता है, जो हानि होती है हानि का सामना उसे स्वयं करना पड़ता है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि व्यवसायिक स्वरूप की बात की जाए तो उसमें क्या होता है कि एकाकी व्यापार, देखिए कोई व्यक्ति यदि व्यापार शुरू करना चाहता है तो सर्वप्रथम वो अकेले ही करता है, तो छोटे स्वरूप में करता है, जिससे हम एकाकी व्यापार की संज्ञा देते हैं। तो एकाकी स्वरूप, एकाकी व्यापार से वो अपने बिजनेस को स्टार्ट किया, लेकिन जब वह देखता है कि उसके व्यापार में दिन प्रतिदिन लाभ होता जा रहा है तो आगे चल करके उसके मन मस्तिष्क में धारणा आती है कि हम इससे अपने व्यवसाय का जो स्वरूप है इसको हम बड़ा कर दें। तो एकाकी से अब वह साझेदारी से तब्दील करने की सोचता है, तो जाहिर सी बात है किसी और पार्टनर्स को अपने साथ इंक्लूड कर लेता है और उस प्रकार से व्यवसाय का जो स्वरूप है एकाकी से साझेदारी में तब्दील हो जाता है, यानी उसमें अधिक पूंजी लगती है, बड़े पैमाने पर व्यापार होता है। और इसी प्रकार से कंपनी बृहद पैमाने का व्यवसायिक स्वरूप है जो बड़े स्तर पर किया जाता है। कोई बिजनेसमैन जब सफल होने लगता है तो वह अपनी कंपनी अपने भारत देश में तो स्थापित किया ही रहता है, वह अन्य देशों में भी स्थापित करने की सोचने लगता है और करता भी ऐसा है। तो कहने का मतलब यह है कि व्यवसाय के लक्षण विशेषता प्रकृति में एक विशेषता यह भी है कि इसका क्षेत्र कैसा है, व्यापक है, यानी ये बड़े पैमाने का क्षेत्र। आप छोटे से शुरुआत कर सकते हैं लेकिन जैसे से लाभ की प्राप्ति होने लगती है तो आप इसके क्षेत्र को बड़ा कर सकते हैं। तो व्यवसाय की यह भी एक विशेषता है। अब 7वां बिंदु देखते हैं, विक्रय हस्तांतरण अथवा विनिमय। तो देखिए इसको मैं बताना चाहूँगा खूब आसानी से कि आप समझ जाए। जैसे मान लीजिए अगर कोई उत्पादक अपने स्वयं के उपयोग के लिए किसी वस्तु का उत्पादन करता है तो इसे हम व्यवसाय नहीं कहेंगे। या कोई व्यक्ति अपने मित्र को उपहार देने के लिए किसी वस्तु को बनाता है तो इसको भी हम व्यवसाय नहीं कहेंगे। किसको व्यवसाय करेंगे? ध्यान देंगे, विक्रय हस्तांतरण अथवा विनिमय। अर्थात जिन वस्तुओं का उत्पादन हो रहा है उन वस्तुओं का विक्रय होना चाहिए, उन वस्तुओं का हस्तांतरण होना चाहिए, यानी वह एक हाथ से दूसरे हाथ में जाए, एक स्थान से दूसरे स्थान को जाए, उसका विक्रय हो, यानी उस जो हम वस्तु एक स्थान से दूसरा ले जा रहे हैं निश्चित रूप में उसका विक्रय होना चाहिए। विक्रय होने के बाद उस वस्तु की कीमत हमें प्राप्त होनी चाहिए। तो विक्रय, हस्तांतरण अथवा विनिमय। विनिमय को हम सभी जानते हैं कि एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु, अर्थात वस्तुओं का आदान प्रदान, वस्तु के बदले वस्तु की ये जो व्यवस्था है विनिमय जिसे हम कहते हैं, इस प्रकार की जो क्रियाएं हैं यह व्यवसाय में सम्मिलित होती हैं। अर्थात व्यवसाय की एक यह भी विशेषता है कि इसमें विक्रय, हस्तांतरण अथवा विनिमय को शामिल किया जाता है। जैसा कि भी मैंने बताया कि कोई व्यक्ति यदि स्वयं के उपभोग के लिए
स्वयं के उपभोग के लिए या स्वयं के उपयोग के लिए किसी वस्तु का उत्पादन करता है तो इसे हम व्यवसाय नहीं कहेंगे, बल्कि वह अपने द्वारा उत्पादित वस्तुओं को बेचता है, बेचकर लाभ कमाता है, तो इस क्रिया को हम व्यवसाय कहेंगे। ठीक है। अब 8वां बिंदु है जोखिम का तत्व। तो वास्तव में जैसा कि हम सभी जानते हैं कि व्यवसाय में लाभ की प्राप्ति होती है, इसमें लाभ बहुत होने की संभावना रहती है, यानी लाभ इस समय विशेष में कितना होगा या कोई नहीं जानता कि इस समय विशेष में आवश्यकता से अधिक, मतलब हम कह सकते हैं कि जो हमने अनुमान लगाया है उससे अधिक लाभ की प्राप्ति हो जाती है, तो कभी कभी जोखिम का भी सामना करना पड़ जाता है। लेकिन ऐसी स्थितियां उत्पन्न होती हैं कि जोखिम खुद ब खुद सामने आकर खड़ी हो जाती है। जैसे कभी कभार ऐसा होता है कि ग्राहकों के मांग में परिवर्तन, जैसे समय के साथ साथ ग्राहकों की मांग में, रुचियों में परिवर्तन होता है, तो उसके हिसाब से यदि आपके पास कोई स्टॉक बचा हुआ है तो ऐसा हो सकता है कि वो फंसा रह जाए। ठीक है। तो ऐसे समय में हानि का सामना करना पड़ जाता है। कभी कभार सरकार की कुछ इस प्रकार की नीतियाँ अचानक से परिवर्तित हो जाती हैं कि पुराने स्टॉक्स को आप नहीं बेच सकते, कुछ फाउंडेशन, कुछ प्रतिबंध लगा दिए जाते हैं जिसके तहत आपका माल स्टॉक में रह जाता है, तो हानियों का सामना करना पड़ जाता है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि व्यवसाय में जहाँ एक तरफ लाभ की संभावनाएं अपार है, यानी अपार लाभ की संभावना है, वहीं दूसरी तरफ जोखिम का तत्व भी इसमें इंक्लूड रहता है। तो जोखिम का मतलब सामना दिन प्रतिदिन करना ही पड़ता है। जोखिम किसी भी समय, किसी भी पल व्यवसाय में आ सकता है, यानी जोखिमों का सामना करने के लिए व्यवसायी हमेशा तैयार रहता है। मैंने उसके लिए एकदम समझ जाइए कि वो प्रतिबद्ध रहता है कि अगर जोखिम आता है तो हम उसका सामना कैसे करेंगे, इस प्रकार की रणनीति बनाकर कार्य करता है। तो जोखिम का जो तत्व है व्यवसाय की विशेषता है कि इसमें एक तरफ जहाँ अपार लाभ की संभावनाएं होती हैं, वहीं दूसरी तरफ जोखिम का तत्व भी इसमें सम्मिलित होता है। ठीक है। तो ये जो सारी बातें हैं, ये व्यवसाय के लक्षण, विशेषताएं, प्रकृतिगत आती हैं। तो जिन क्रियाओं में ये लगभग सभी बिंदु इंक्लूड होते हैं, उन्हीं क्रियाओं को हम व्यवसाय की श्रेणी में रखते हैं। ठीक है। तो आई थिंक कि आप लोग व्यवसाय के लक्षण, विशेषताएं, प्रकृति के बारे में ठीक प्रकार से समझ चुके होंगे। फिर भी यदि मन में कोई प्रश्न बनता है तो निसंकोच पूछेंगे, आप सभी को जानकारी दी जाएगी। आज के लिए बस इतना ही।